Evening to one and all. Today I am here with the 10th class SST English medium. Today we are going to discuss about chapter number 6, that is disaster and disaster management. And today our topic is landslide. Okay, landslide is also a natural disasters. So what is landslide? What are the steps to minimize the landslide and tsunami? We have discussed in today's lecture. Okay, we are going to discuss in our today's lecture. So let's start. Landslide. Rock soil or the heaps of the debris which slides by their own weight from the slopes of the mountain and come on the ground or on the bank of the river are called landslide. देखिए यदि लैंडस्लाइड की हम बात करें तो लैंडस्लाइड जो होता है ये माउंटेनियस एरिया के अंदर होता है. माउंटेनियस एरिया में जो बड़े रॉक्स होते हैं, चट्टान वगैरह होती है या डेब्रिस वगैरह जो होती है, हीप्स ऑफ डेब्रिस होती है या सॉइल वगैरह जो होती है, तो वो अपने ही वेट के कारण जब एक जगह से दूसरी जगह रोल होके आ जाती है और कहीं किसी के घर के ऊपर या कोई इकोनॉमिक बिल्डिंग्स के ऊपर जब वो गिरती है तो इस तरीके से डिजास्टरस सिचुएशन पैदा कर देती है. ओके, अब कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड. लैंडस्लाइड होती क्यों है? ऑल्दो लैंडस्लाइड्स हैपन ग्रेजुअली बट द सडन स्लाइड्स विदाउट प्रायर इंडिकेशन में आल्सो ऑकर. देखो लैंडस्लाइड एक स्लो प्रोसेस है. स्लो इसलिए है क्योंकि एकदम से कोई चट्टान है या कोई रॉक से है वो कटती नहीं है, लेकिन वो स्लो होने के बाद कभी कभी सडन हो जाती है. हमें अंदाजा नहीं होता है कि इतनी जल्दी होगी या ये आज हो जाएगी या कल होगी और एकदम सडनली लैंडस्लाइड हो जाता है. तो यहाँ पर ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनती है. हालांकि जो चट्टानें जो घिस रही है उसमें तो कुछ ईयर्स लगते हैं, है ना. There are no definite prior indication of the landslide. Landslide की कोई इंडिकेशन नहीं होती. There is a difficult to make forecast of landslide. अच्छा, लैंडस्लाइड का फोरकास्ट भी नहीं किया जा सकता कि लैंडस्लाइड का पहले से कोई फोरकास्ट हो, जैसे कि अर्थक्वेक का फोरकास्ट हो जाता है या सुनामी का फोरकास्ट हो जाता है. The high landslide prone areas can be identified on the basis of information study of geology, hydrology, density of vegetation and earlier history of concerned area. अब देखिए हम जहाँ पर ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है उसका अंदाज़ा लगाने के लिए हम उसकी स्टडी कर सकते हैं, उस जगह की, उस एरिया की जो जियोलॉजी के द्वारा जियोलॉजिकल स्टडी कर सकते हैं उसकी, या हाइड्रोलॉजिकल स्टडी, या वहाँ का जो वेजिटेशन है उसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं और अर्लियर हिस्ट्री देख सकते हैं या जान सकते हैं वहाँ की. ओके, इसके अलावा अर्थक्वेक, फ्लड, टॉर्नेडो एक्सेट्रा रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंडस्लाइड. यदि उस एरिया के अंदर अर्थक्वेक, टॉर्नेडो वगैरह आता है तो ये भी रिस्पॉन्सिबल होता लैंडस्लाइड के लिए. कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड. देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स वगैरह यदि हिली एरियाज में रोड बन रहे हैं तो ये भी लैंडस्लाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. कहीं ना कहीं जो चट्टाने हैं वो उसमें क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं इससे, है ना. आगे देखते हैं. When tremors of earthquake occurs in the mountainous region, then the soil and the rocks of the slope start sliding. This is very dangerous. Due to flood, the grip of the soil on the hills starts sliding. Several weirwood and winds also have rise to landslide. देखिए लैंडस्लाइड का एक मेन कारण है अर्थक्वेक. यदि अर्थक्वेक होता है, अर्थक्वेक की शेडिंग के कारण, शेकिंग के कारण जो चट्टानें होती हैं वो कहीं ना कहीं उसमें क्रैक्स वगैरह हो जाते हैं. तो क्रैक्स होने की वजह से फिर वो बाद में अपनी जगह से खसक जाती है. ऐसे ही होता है फ्लड के टाइम पे जब तेज बाढ़ आती है तो बाढ़ की वजह से भी जो चट्टानें होती है उसमें क्रैक्स वगैरह हो जाते हैं और वो क्रैक्स कभी ना कभी उस चट्टानों को वहाँ से निकाल सकते हैं या खसका सकते हैं अपनी जगह से. और इसके अलावा यदि टॉर्नेडो आया है, जो व्हर्लविंड चली है, इस वजह से भी लैंडस्लाइड हो सकती है. एरियाज ऑफ लैंडस्लाइड. लैंडस्लाइड के एरिया कौन कौन से होते हैं? देखिए मैक्सिमम एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है, लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज की बात करूँ तो हिमालयन रेंजेस, हिमालयन माउंटेन रेंजेस है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे और एरियाज ऑफ ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स, सॉरी नॉट ईस्टर्न, वेस्टर्न घाट्स एंड नीलगिरी माउंटेन्स, यहाँ पर रेंज वगैरह पे मैक्सिमम होती है. तो इस वजह से ये जो एरियाज हैं ये लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज है ना. अभी हमने देखा था रेन किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है इसका. फिर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स वगैरह हैं वो भी लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज है. ओके, इसके अलावा कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण भी लैंडस्लाइड हो जाती है, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन हुआ या डैम कंस्ट्रक्शन हुआ. ओके, तो ये कहीं पर भी हो सकता है, रोड कंस्ट्रक्शन और डैम कंस्ट्रक्शन. नाउ हाई लैंडस्लाइड प्रोन एरिया. हाईली लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज की मैं बात करूं तो ऑल द स्टेट ऑफ हिमालयन रीजन के
सारे स्टेट एंड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हमारे असम को छोड़ के ये सभी के सभी हेवी रेनफॉल एरियाज हैं और यहाँ पर हाई लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज भी इसको कह सकते हैं। अब मीडियम एंड मिनिमम प्रोन एरियाज की यदि हम बात करें तो जहाँ पर रेनफॉल कम होती है मीडियम और मिनिमम प्रोन एरियाज जैसे लद्दाख, हिमाचल, और इसके अलावा एरिया ऑफ अरावली माउंटेन्स, ओके, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, डेक्कन प्लेट्यूज, ओके, इसके अलावा ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, गोवा एंड केरला, ये यहाँ पर भी लैंडस्लाइड वगैरह बिल्कुल मीडियम या मिनिमम बहुत कम होती है। नाउ इफेक्ट ऑफ लैंडस्लाइड से इफेक्ट होता क्या है? एक पहाड़ है, वहां से कुछ बड़ा पत्थर या बड़े रॉक्स अगर खसक के नीचे आ गई, इससे बहुत डेंजरस हो सकता है, है ना। क्या हो सकता है? पहला फिजिकल लॉस। सबसे पहले तो जो आपकी एग्रीकल्चर, यदि उस पत्थर के जहाँ से वो पत्थर होकर गुजरा है वहाँ पर आपकी यदि एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर को नुकसान होगा। यदि आपका घर है या कुछ भी आपका वर्किंग प्लेस है उस सबको उससे नुकसान होगा। रोड्स वगैरह है तो वो बर्बाद हो जाएंगे, कम्युनिकेशन लाइन्स वगैरह है तो वो बर्बाद हो जाएगी, है ना। ह्यूमन सेटलमेंट है तो वो बर्बाद हो जाएगा। और इसके अलावा यदि रेल्स वगैरह है तो वो ब्रेक हो जाएंगी, वो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। दूसरा लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी का नुकसान तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। लाइफ का नुकसान होगा क्योंकि ये एकदम से होता है और यदि उसके बीच में कोई कार गुजर रही है ना रोड पे से, या कोई दूसरा व्हीकल्स जा रहा है या रेलवेज जा रही है या लोग वैसे ही जा रहे हैं या किसी का घर है तो यहाँ से लॉस ऑफ लाइफ भी हो सकता है, हजारों लोगों की जानें जा सकती हैं। मेजर्स टू प्रिवेंट लैंडस्लाइड को रोकने के कुछ तरीके यहाँ पर बताए जा रहे हैं, उस पर हम ध्यान देंगे। देखिए, पहला है फर्स्ट ऑफ ऑल लैंडस्लाइड प्रोन एरिया शुड बी प्लॉटेड ऑन द मैप। दिस विल नो व्हिच एरियाज वुड बी एक्सक्लूडेड व्हाइल प्लानिंग। देखो, सबसे पहले तो जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज है उसको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन से लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद हमें मालूम पड़ेगा कि ये टारगेटेड एरियाज है, यहाँ पर हमें काम करना है। रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी शुड नॉट बी टेकन अप इन सच एरिया। ऐसे एरिया में बड़े प्रोजेक्ट या बड़ी डेवलपमेंट एक्टिविटीज नहीं करना चाहिए। कहाँ पर? लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज है। नेचुरल वेजिटेशन शुड बी इंकरेज्ड ऑन माउंटेन हिल्स। देखिए, माउंटेन के ऊपर या हिल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल वेजिटेशन लगाया जाना चाहिए, ओके। और सूटेबल वैरायटीज ऑफ ट्रीज लगाना चाहिए जिनकी जो जड़ें होती है बहुत मजबूत होती है इस टाइप से। Precautions should be taken while constructing road, canals for irrigation etc. so that the natural drainage of the water should not be hampered. देखिए, जब हम कहीं पर रोड बना रहे हैं या कैनाल्स वगैरह बना रहे हैं हिली एरियाज में तो हमें कुछ प्रिकॉशंस लेना पड़ेगी कि जो पानी जहाँ से बहता है जो उसका नेचुरल वे है वहाँ पर हम कुछ प्रिकॉशंस लें। यदि वो नेचुरल वे रुकेगा तो वो भी कारण बनता है लैंडस्लाइड्स का, ओके। तो ये हमें ध्यान देना चाहिए। ड्यूरेबल बिल्डिंग शुड बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द स्ट्रॉन्ग पिन्स एंड अंडरग्राउंड पाइपलाइंस केबल शुड बी फ्लेक्सिबल सो दैट दे कैन बी बियर द प्रेशर ऑफ लैंडस्लाइड। देखिए, ड्यूरेबल बिल्डिंग बनना चाहिए लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज में, और अंडरग्राउंड जो पाइपलाइन फिटिंग या जो दूसरी फिटिंग्स वगैरह होती है इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग्स वगैरह, उसमें केबल कुछ ऐसी होना चाहिए कि जो लैंडस्लाइड का प्रेशर बियर कर सके। In the area where shifting cultivation is done, in such areas step cultivation should be encouraged. जहाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है वहाँ स्टेप कल्टीवेशन किया जाना चाहिए, ओके। नाउ सुनामी डिजास्टर, सेकेंड नंबर पर हम देखेंगे सुनामी डिजास्टर। लैंडस्लाइड्स के बारे में तो बातें जो करते हुए सुनामी के बारे में अब हम जानते हैं। पहले तो ये जानेंगे व्हाट इज सुनामी। Earthquake erupted from a volcano caused of a sudden disturbance in the base of the ocean, causing abrupt displacement of the oceanic water. Consequently, very high waves are produced. These are called tsunami or earthquake affected oceanic wave. देखिए, जिस तरीके से जमीन के ऊपर earthquake होता है और बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ ऑफ प्रॉपर्टीज होती है, ऐसे समंदर की या ओशियन की नीचे की जो सतह है वहाँ पर भी earthquake होता है। तो जब वहाँ पर earthquake होता है तो उस अर्थक्वेक के कारण जो वेव्स है वो वेव्स बहुत तेजी से जो है उछलती है, ओके। और इतनी तेजी से वो मतलब इतनी ज़्यादा उसकी हाइट होती है और इतना ज़्यादा उसका प्रेशर होता है कि उससे कई बिल्डिंग्स तबाह हो जाती हैं। मतलब जब वो जमीन
ज़मीन से टकराती है तो ज़मीन में कई बिल्डिंग्स वगैरह तबाह हो जाती है, लोगों के घर आशियाने, इसके अलावा जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है सभी उससे बिगड़ जाता है। तो इसको हम सुनामी कहते हैं या अर्थक्वेक अफेक्टेड ओशियनिक वेव्स भी कहा जाता है। Normally only one high wave is occurred and it is due change of waves appear on the sea। देखिए एक ही हाई वेव आती है 24 घंटे के अंदर सी में, है ना, लेकिन कभी कभी सुनामी जब नीचे अर्थक्वेक आता है तो इस तरीके से सुनामी भी पैदा हो जाती है। द स्पीड ऑफ द वेव्स इज स्लो इन शैलो सीज एंड इट इज हाई इन द डीप सी। जो स्पीड होती है वेव की शैलो सीज के अंदर कम होती है और हाई सीज के अंदर डीप सीज के अंदर हाई होती है। इन द डीप सी लेंथ ऑफ द सुनामी वेव्स इज मोर। जो डीप सी होती है वो सुनामी वेव्स जो होती है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है लेकिन हाइट कम होती है। ऑन द शैलो सी सोर्स द वेव्स कैन बी 50 मीटर और इवन मोर। जो शैलो सीज होती है वहाँ पर शोर्स के ऊपर यदि सुनामी आई तो उसकी वेव्स 15 मीटर या उससे भी ऊंची जा सकती है। तो कहीं ना कहीं एक ग्रेट डिजास्टर उस कोस्टल एरिया में पैदा कर सकती है। नाउ कॉजेज ऑफ सुनामी, सुनामी के हम कॉजेज वगैरह देखते हैं क्या कॉजेज है। द सी वाटर इज नेवर काम। मूवमेंट इन द सी वाटर इज कॉमन फिनोमेना। अर्थक्वेक इन द वोल्केनो व्हेन द appears near the sea area is caused a tsunami disaster when the process of the volcanic eruption in the earthquake plays in the base of the sea. When the movement in the sea water increase, as a result the high waves are produced in the sea water which are turned result in the loss of life and property। देखिए यदि हम सुनामी की बात करें तो मैंने आपको बताया जिस तरीके से जमीन के सतह के ऊपर अर्थक्वेक आता है तो उस मीन्स जो ओशियन की जो सतह है उस ओशियन की सतह के नीचे जब अर्थक्वेक आता है तो हाई वेव्स प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये कारण है सुनामी का। दूसरा वॉल्केनिक इरप्शन। यदि कोस्टल एरियाज है वहाँ आसपास कोई एक्टिव वॉल्केनोज है तो उस वॉल्केनो में जब वो वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो इस तरीके से भी फिर वो आपकी जो वेव्स है वो कोस्टल एरियाज के जो आसपास के एरियाज है वहाँ पर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। ओके, सुनामी प्रोन एरियाज की अगर मैं बात करूँ तो कोस्टल एरियाज जो होते हैं वो सब सुनामी प्रोन एरियाज हैं। ओके, पैसिफिक ओशियन की कोस्ट है जैसे अलास्का, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया या साउथ ईस्ट एशिया, और इंडियन ओशियन की जो कोस्ट है जैसे म्यांमार, श्रीलंका और इंडिया, ये सब के सब सुनामी प्रोन्स एरियाज हैं। अब इफेक्ट ऑफ सुनामी डिजास्टर। सुनामी डिजास्टर का भाई इफेक्ट क्या होता है, क्या इससे नुकसान होता है। सुनामी वेव्स ऑन रीचिंग द सी कोस्ट रिलीज अ वेरी लार्ज क्वांटम ऑफ एनर्जी। देखिए जब ये सुनामी वेव्स है यदि कोस्ट से टकराएगी तो इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है। ओके, बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटम ऑफ एनर्जी होती है। तो इससे क्या होता है कि जो सिटीज़ है वो तबाह हो जाती है, बिल्डिंग्स है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाती है, जो ह्यूमन हैबिटाट है वो नष्ट हो जाता है, जो लोग वहाँ पर हैं उनकी मौत हो जाती है। ओके, normally the density of population near seashore is high and these places are center of many types of human activity। देखिए जो शीशोर का एरिया होता है वो आपको मालूम है ह्यूमन एक्टिविटीज़ वो बहुत ज़्यादा होती है। बहुत से लोग वगैरह जो बीच वगैरह पे आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, टहलने के लिए आते हैं, टूरिस्ट वगैरह भी वहाँ नेचुरल ब्यूटीज़ वगैरह को देखने आते हैं। बहुत सी होटल्स होती है, लोगों के घर होते हैं, डोमेस्टिक एरिया होते हैं, तो ये सब सुनामी आने से तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। कहीं ना कहीं इनको ग्रेट डिजास्टर का सामना करना पड़ता है। देखिए जो सुनामी हमारे यहाँ आई थी दिसंबर 2004 के अंदर, कहीं ना कहीं जो 5 लाख लोग हैं उससे प्रभावित हुए थे। जो इंडियन ओशियंस के अंदर सुनामी आई थी 2004 दिसंबर में, तो बहुत से लोग 5 लाख लोग उससे प्रभावित हुए थे। उसमें 3 लाख लोग जो है मोर देन 3 लाख पीपल ऑफ इंडिया अलोन लॉस्ट देयर लिव्स। इंडिया के 3 लाख लोगों की इसमें जाने चली गई। ओके, मीन्स 26 दिसंबर 2004 में ये सुनामी आई। ओके, एज कम्पेयर टू अदर डिजास्टर इट्स डिफिकल्ट टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ सुनामी। देखिए दूसरे डिजास्टर्स को हम इफेक्ट कहीं ना कहीं उसका जो इल इफेक्ट है उसको कम कर सकते हैं, लेकिन सुनामी का इल इफेक्ट हम कम नहीं कर सकते क्योंकि एकदम से जो सी वेव्स वगैरह है ये हमें मालूम नहीं होता कि कहाँ अर्थक्वेक आने वाला है, जो ओशियन के अंदर डीप ओशियंस में नीचे, और उससे किस टाइप की जो वेव्स है वो जनरेट होगी। ओके, आगे देखते हैं। लेकिन फिर भी कुछ तरीका ये है कि अलार्मिंग बेल वगैरह हम वहाँ लगा सकते हैं ताकि हमें पहले से मालूम पड़ जाए, कुछ सेकंड या कुछ मिनट्स पहले हमें मालूम पड़ जाए कि ये चीज़ें होने वाली। आगे मेजर्स फॉर प्रोटेक्शन फॉर सुनामी।
प्रोटेक्शन कैसे करेंगे हम सुनामी से? As already said, it is very severe disaster which often rapidly causing harms to lives and property and the whole social fabric is disturbed. By developing a system of tsunami warning, the fishermen and ships can be saved. देखिए सुनामी का वार्निंग सिस्टम या अलार्मिंग सिस्टम लगा के हम बहुत से फिशरमैन को सेव कर सकते हैं या बहुत से शिप्स को बचा सकते हैं, और जो आसपास एरिया के अंदर जो लोग जो टूरिस्ट वगैरह आए हैं उनको भी हम बचा सकते हैं, उनको भी हम पहले से बता सकते हैं कि ये सुनामी वगैरह यहाँ पर आने वाली है, तो आप सेफ जोन में चले जाइए, या कितने किलोमीटर आप जाएंगे आगे तो वो सेफ जोन रहेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ये सब हमने तो अभी देखा है नेचुरल डिजास्टर देखे, कल से हम मैन मेड डिजास्टर देखेंगे। क्या ये देखेंगे कि ऐसे डिजास्टर जो ह्यूमन फॉली के कारण होते हैं, इंसान के कहीं ना कहीं वो मिस्टेक्स करता है, वो उसके कारण ये डिजास्टर्स वगैरह होते हैं। ओके, बाकी का इसका होमवर्क वगैरह आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।